Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is physiological effects of cytokinins. फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन्स के हवाले से हम देखते हैं कि प्लांट में बहुत सारे प्रोमिनेंट रोल्स ये प्ले करते हैं, जिसमें इनिशियली सेल डिवीजन से लेके सेल एनलार्जमेंट, फ्लावर फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन तक के जो भी डेवलपमेंटल फेजेस हैं उन सब को ये इफ़ेक्ट करते हैं किसी न किसी सूरत में। उसके अलावा प्लांट में ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एजिंग जो है, एजिंग से रेजिस्ट करते हैं, मींस एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। उसके अलावा एडवर्स एनवायरनमेंट में प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर उस प्लांट को कोई बाहर से कोई स्ट्रेस मिल रहा है उस सूरत में प्लांट को रेजिस्टेंट बनाते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। ये ब्रीफली कुछ फंक्शंस दिखाए गए हैं साइटोकाइनिन के, जिसमें साइटोकाइनिन का रोल मॉर्फोजेनेसिस में दिखाया गया है, सेल डिवीजन है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये सेल एनलार्जमेंट करते हैं, डिले इन सेनेसेंस है, एजिंग को ये स्लो करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिवेट करते हैं और उसके साथ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी इनका रोल है। तो डिटेल में हम इनको देखते हैं। फर्स्ट इसमें जो इसका मेजर रोल है सेल डिवीजन, जिसकी वजह से इसका नाम जो है साइटोकाइनिन रखा गया है। तो इसमें देखा गया है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें टिश्यू उनके रिमूव करके उनको इन विट्रो ग्रो कराया जाता है, आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जाता है, तो उस सूरत में ऑक्सिन अगर उनको अप्लाई करते हैं और कल्चर मीडिया में हम बाकी न्यूट्रिएंट्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऑक्सिन के साथ साथ साइटोकाइनिन का होना भी ज़रूरी है ताकि उस कल्चर मीडिया में उन टिश्यू की सेल डिवीजन करा सकें या फिर डीएनए सिंथेसिस हो सके। तो उसके अलावा अगर उस कल्चर मीडिया में हम ऑक्सिन या जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं तो ये दोनों हार्मोन्स भी डीएनए की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं या माइटोसिस को इंड्यूस करते हैं। लेकिन ऑक्सिन जिब्रेलिन अगर हम उसमें ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ साइटोकाइनिन है, तो साइटोकाइनिन एलोन कैन स्टिमुलेट साइटोकाइनेसिस। तो सिर्फ अकेला एक हार्मोन साइटोकाइनिन जो है ये भी उसमें साइटोकाइनेसिस को स्टिमुलेट कर सकता है, सेल डिवीजन को इंक्रीज़ कर सकता है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, साइटोकाइनिन इनहिबिट्स इलोंगेशन ऑफ स्टेम सेक्शंस। ये स्टेम की जो लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन होती है उसको इनहिबिट करते हैं। रूट ग्रोथ इज़ जनरली इनहिबिटेड बाय साइटोकाइनिन। उसके अलावा रूट की ग्रोथ को भी साइटोकाइनिन इनहिबिट करते हैं। सेल डिवीजन के हवाले से ये कुछ की कंसेप्ट्स हैं कि ये साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, अगर ये मौजूद हैं तो ये प्लांट में माइटोसिस को इंक्रीज़ करते हैं। जब माइटोसिस ज़्यादा होती है तो ज़्यादा सेल्स बनते हैं, मीन सेल डिवीजन ज़्यादा हो रही है तो सेल्स की तादाद जो है वो बढ़ रही है, और जब सेल इंक्रीज़ होते हैं इन नंबर तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो होती है। नेक्स्ट इसमें है सेल एनलार्जमेंट। साइटोकाइनिन्स में स्टिमुलेट रेडियल ग्रोथ ऑफ स्टेम टिश्यू बाय स्वेलिंग रादर देन बाय लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। जैसे अभी हमने बात की कि ये स्टेम में लॉन्गिट्यूडनल जो इलोंगेशन है उसको इनहिबिट करते हैं, उसकी जगह ये क्या करते हैं, ये रेडियल ग्रोथ कराते हैं स्टेम की। मीन स्टेम में जो रेडियल ग्रोथ से उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ होता है, हाइट वाइज नहीं बल्कि विड्थ वाइज स्टेम जो है वो एक्सटेंड होती है। One well-known leaf enlargement caused by cytokinin is due to an effect on cell enlargement rather than cell division। उसके अलावा वाइन जो बेल होती है उसमें जो लीफ एनलार्जमेंट है वो भी साइटोकाइनिन की वजह से है कि साइटोकाइनिन क्या करते हैं, उन लीव्स में सेल्स की एनलार्जमेंट करते हैं रादर देन सेल डिवीजन। मींस वाइन में जो एनलार्जमेंट होती है लीव्स की वो ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन सेल एनलार्जमेंट है कि सेल का साइज़ जो है ये इंक्रीज़ करते हैं, सेल की तादाद को ये नहीं बढ़ाते बल्कि उनके साइज़ को बढ़ाते हैं। In fact, cytokinin appears to promote overall enlargement of cells and not simply elongation. Cytokinin effect on cell enlargement may be due to an influence on microfibril orientation from longitudinal to radial direction. जैसे हमने बात की कि ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ नहीं करते बल्कि ये रेडियल ग्रोथ करते हैं, तो ये इसकी जो रीज़न है वो ये है कि ये क्या करते हैं कि ये माइक्रोफाइब्रिल की ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से ये रेडियल डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रेडियल ग्रोथ को जो है प्रोमोट करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें है टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। Organs in tissue culture show a spectacular response to cytokinin. With a low cytokinin supply, the tissue remains as an amorphous, undifferentiated callus. अब टिश्यू कल्चर की बात हो रही है कि जब आर्टिफिशली कल्चर मीडिया में हम किसी टिश्यू को ग्रो करा रहे होते हैं तो उसमें उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए होती है साइटोकाइनिन की। जब साइटोकाइनिन उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा, टिश्यू कल्चर में लो सप्लाई होगी साइटोकाइनिन की, तो उस सूरत में वो टिश्यू जो है उसमें सेल डिवीजन तो होगी,
ठीक है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने के बाद वो बहुत सारे सेल्स बना रहे हैं, लेकिन वो सेल्स जो हैं एमॉर्फस हैं, कोई उनकी पार्टिकुलर उसकी स्ट्रक्चर शेप नहीं होगा उस टिश्यू का, और वो अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे। तो अनडिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ जो सेल होता है उसको हम कैलस कहते हैं। तो सेल्स जो हैं इनमें डिवाइड भी हो रहे हैं लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे, तो वो अनडिफ्रेंशिएटेड कैलस की फॉर्म में जो है वो ग्रो होते रहेंगे अगर साइटोकाइनिन की सप्लाई जो है वो लो है। Bud formation and shoot initiation depend on higher concentrations of cytokinin by changing cytokinin auxin ratios। उसके अलावा उस कल्चर मीडियम में अगर हमने बर्ड फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कराना है या शूट इनिशिएशन करानी है तो वो भी डिपेंड करती है साइटोकाइनिन की हायर कंसंट्रेशन पे या साइटोकाइनिन ऑक्सिन की रेशियो को एडजस्ट करने से बर्ड फॉर्मेशन और शूट इनिशिएशन की जा सकती है। An interesting observation on morphogenesis in tobacco callus cultures is that a high cytokinin auxin ratio results in the production of shoots but no roots। अब जैसे कि ये हम पहले भी ऑक्सिन में डिस्कस कर चुके हैं कि टोबैको कैलस कल्चर्स पे जो एक्सपेरिमेंट किए गए उससे ये पता चला कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की जो रेशियो है उसको एडजस्ट करने से इसमें मॉर्फोजेनेसिस या फिर डिफ्रेंशिएशन कराई जा सकती है रूट्स की या स्टेम की। कि अगर इस टिश्यू कल्चर में यहाँ पर फर्स्ट तो देखा हुआ कि इंटरमीडिएट रेशो है कि अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की इक्वल रेशो मौजूद है, कोई एक जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं है, तो इस तरह से बहुत सारे सेल्स तो बनेंगे, एक कैलस सा बन जाएगा, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होंगे, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी, ना शूट बनाएंगे ना रूट बनाएंगे, सिर्फ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं अगर इसमें कंसंट्रेशन जो है वो साइटोकाइनिन की भी कम है और ऑक्सिन की भी इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन है। दूसरी सूरत में हम बात करते हैं कि अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड हाई साइटोकाइनिन, के साइटोकाइनिन ज़्यादा है ऑक्सिन कम है, तो उस सूरत में क्या होगा, शूट फॉर्मेशन होगी। फिर अगर कल्चर मीडिया में हम हाई ऑक्सिन अप्लाई करते हैं, साइटोकाइनिन लो अप्लाई करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। हाई ऑक्सिन एंड लेस साइटोकाइनिन अप्लाई करने की सूरत में रूट फॉर्मेशन होती है। In addition to their role in leaf expansion, cytokinins also play a regulatory role in क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन। एक तो लीफ एक्सपेंशन में हमने कहा कि इसका रोल है, तो लीफ एक्सपेंशन के साथ साथ इसका जो है क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन में भी साइटोकाइनिन का रोल है कि अगर साइटोकाइनिन एब्सेंट हो देन प्लास्टिड्स आर फॉर्म्ड बट रिमेन अनडिफ्रेंशिएटेड। तो साइटोकाइनिन जब एब्सेंट होंगे तो उस सूरत में प्लास्टिड्स तो बनेंगे लेकिन प्लास्टिड्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो के क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या लीकोप्लास्ट में वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएंगे अगर साइटोकाइनिन मौजूद नहीं है। प्रेजेंस ऑफ बोथ लाइट एंड साइटोकाइनिन इज़ नेसेसरी फॉर ग्रेना डेवलपमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ प्रोप्लास्टिड्स इनटू क्लोरोप्लास्ट। अब प्लास्टिड्स की डिफ्रेंशिएशन के लिए कि प्लास्टिड्स ने आगे डिफ्रेंशिएट हो के क्लोरोप्लास्ट बनाना है या क्रोमोप्लास्ट या लीकोप्लास्ट, तो उसके लिए उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। जब प्लास्टिड्स ने कन्वर्ट होना होता है क्लोरोप्लास्ट में तो उसके लिए या तो लाइट चाहिए या फिर साइटोकाइनिन या दोनों की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। मींस लाइट भी चाहिए और साइटोकाइनिन भी चाहिए फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोप्लास्टिड्स इनटू क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर आप ये देखें कि ये प्रोप्लास्टिड्स हैं कि इनिशियली ये जो सेल जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू प्रोप्लास्टिड, फिर इन्होंने कन्वर्ट होना होता है किसी भी प्लास्टिड की टाइप में। अगर इन्होंने क्लोरोप्लास्ट बनाना है तो उसमें ये जो ग्रेनम की डेवलपमेंट है उसके लिए इनको लाइट चाहिए। अगर लाइट मौजूद है और साइटोकाइनिन भी प्रेजेंट है तो उस सूरत में ये डिफ्रेंशिएट होकर क्लोरोप्लास्ट बना सकते हैं। रिटार्डेशन ऑफ सेनेसेंस, जैसे कि आपको पता है कि साइटोकाइनिन का जो है मेजर रोल है कि ये लीफ की सेनेसेंस को क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं। इसमें आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिचमोंड लैंग इफ़ेक्ट आपने पढ़ा था कि जब डिटैच्ड लीव्स में जब साइटोकाइनिन अप्लाई किया जाता है ये क्या करते हैं कि एक तो क्लोरोफिल को लॉस होने से बचाते हैं, उसको उसकी क्लोरोफिल की कंटेंट को मतलब उसको मेंटेन रखते हैं, और उसके अलावा प्रोटीन
कंटेंट को भी मेंटेन रखते हैं। मींस ना तो उसमें लॉस ऑफ क्लोरोफिल होने देते हैं, ना ही लॉस ऑफ प्रोटीन होने देते हैं, प्रोटीन की डिग्रेडेशन को डिले करते हैं, जिसकी वजह से सीनेसेंस जो है लीव्स में नहीं होती, येलोइंग नहीं होती और लीव्स जो है वो ग्रीन रहते हैं। बट व्हेन साइटोकाइनिन इज एडेड टू द लीफ डिस्क सीनेसेंस इज डिलेड। अच्छा, पहले इसमें क्या किया गया कि लीव्स को सिर्फ वाटर में जो है वो डिप कर दिया गया लीफ डिस्क को, तो उसमें देखा गया कि सीनेसेंस अपीयर हो जाती है विद इन अ फ्यू डेज़। कि अगर सिर्फ उसको वाटर में डिप कर देते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल जो है वो ख़त्म हो जाता है, प्रोटीन कंटेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उसमें साइटोकाइनिन अप्लाई किया जाए लीफ डिस्क के साथ, तो ये साइटोकाइनिन क्या करता है, सीनेसेंस को डिले करता है कि उनमें क्लोरोफिल और प्रोटीन कंटेंट को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से उनमें येलोइंग नहीं होती। दिस सीनेसेंस रिटार्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ साइटोकाइनिन as mediated through the retention of chlorophyll is known as Richmond-Lang effect। और यही प्रॉपर्टी या साइटोकाइनिन की कि ये सीनेसेंस को जो रिटार्ड करते हैं, सीनेसेंस रिटार्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ साइटोकाइनिन थ्रू द रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज Richmond-Lang इफेक्ट। नेक्स्ट है इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Moths observed that when a particular area of leaf is treated with cytokinin, that treated area remains green, showing delay of senescence, while the untreated area loses its green color and becomes yellowish, showing symptoms of senescence। अब मॉथ्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें उसने कहा कि लीफ के जिस पार्ट को ट्रीट किया जाए साइटोकाइनिन से, वो पार्ट तो ग्रीन रहता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने कहा कि साइटोकाइनिन जो है वो सीनेसेंस को डिले करता है। तो जिस पार्ट पे लीफ के जिस पार्ट पे साइटोकाइनिन अप्लाई करते हैं वो पार्ट ग्रीन रहता है, वो सीनेसेंस को डिले करता है, जबकि जो बाकी अनट्रीटेड एरिया होता है उसमें से ग्रीन कलर जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो येलो हो जाता है। Here the nutrients are drawn or mobilized from other parts of leaf so that the treated area remains green at the expense of the untreated area। तो मॉथ्स का ये कहना है कि जिस पार्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं वो तो ग्रीन है, लेकिन आसपास वाला जो एरिया है जिसको हमने साइटोकाइनिन अप्लाई नहीं किया वो येलो हो गया है। तो वो कहता है कि होता क्या है कि आसपास का जो एरिया होता है वहाँ से कंटेंट्स जो हैं वो उस पार्ट में जाना शुरू हो जाते हैं जहाँ साइटोकाइनिन होता है। मीन्स साइटोकाइनिन क्या करता है, उस अनट्रीटेड एरिया से न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज़ करता है, वहाँ से उनको खींचता है और उस पार्ट में जहाँ साइटोकाइनिन मौजूद है वहाँ उनको लेके आता है, जिसकी वजह से जो अनट्रीटेड एरिया है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए और वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, जबकि जो ट्रीटेड एरिया है उसने इर्द गिर्द के टिश्यूज़ से सारे जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको ले लिया और उसकी वजह से वो सीनेसेंस शो नहीं करते और वो ग्रीन रहते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये तो एक कंट्रोल दिखाया गया है, फिर इसमें ये दिखाया गया कि इसको लीव्स को जब इस तरह से हम करें कि एक लीव को अनट्रीटेड छोड़ दें, ठीक है, इस पर हम साइटोकाइनिन अप्लाई नहीं कर रहे, दूसरे लीव पे हम स्प्रे कर रहे हैं काइनेटिन का, काइनेटिन भी साइटोकाइनिन है ना, तो इस पे जब हम स्प्रे करते हैं काइनेटिन का तो ये जो है ये रिटेन रखता है अपना ग्रीन कलर, जबकि जो अनट्रीटेड है इसके जो कंटेंट्स हैं, इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मोबिलाइजेशन शो करते हैं और वो यहाँ से ट्रैवल करके उस टिश्यू में जाना शुरू कर देते हैं जहाँ पर साइटोकाइनिन मौजूद है, जिसकी वजह से ये तो ग्रीन हो रहता है, जबकि जो अनट्रीटेड है वो येलो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके सारे कंटेंट्स जो हैं वो यूटिलाइज़ कर रहा है जिसके पास साइटोकाइनिन है। इसी तरह से यहाँ पर दिखाया गया कि अगर इस लीफ को हम ट्रीट कर रहे हैं काइनेटिन से, तो यहाँ से जो अनट्रीटेड लीफ है उसके कंटेंट सारे मूव हो जाएंगे उस साइटोकाइनिन ट्रीटेड लीफ की तरफ, जिसकी वजह से ये येलोइंग इफ़ेक्ट शो करेगा, सीनेसेंस शो करेगा। मींस इसके जो न्यूट्रिएंट्स थे वो मोबिलाइज हो गए और वो मूव कर गए उस साइटोकाइनिन साइट पे। रिलीज ऑफ डोरमेंसी एंड ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनिन्स कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन एंड ब्रेक डोरमेंसी। जर्मिनेशन को ये स्टिमुलेट करते हैं, उसके अलावा डोरमेंसी को ये ख़त्म करते हैं। One of the remarkable characteristics of cytokinins is their ability to modify the effects of other hormones without any marked effects by themselves। उसके अलावा जो एक मेजर इनका फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करते हैं कि ये बाकी हार्मोन्स की एक्टिविटी को मॉडिफाई करते हैं या एनहांस करते हैं विदाउट एनी मार्क इफ़ेक्ट्स बाय देमसेल्व्स। कि इनका ये भी रोल है कि बाकी जो ग्रोथ स्टिमुलेटर्स हैं उनकी एक्टिविटी को ये मज़ीद स्टिमुलेट करते हैं। When dormancy is imposed either by high temperature or by an accumulation of inhibitor,
अगर डोरमेंसी हो किसी या तो हाई टेम्परेचर की वजह से डोरमेंसी हो, जिसको थर्मोडोरमेंसी कहा जाता है, या डोरमेंसी किसी इनहिबिटर की वजह से हो, जैसा कि ABA, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, एब्सिसिक एसिड। अगर एब्सिसिक एसिड मौजूद है तो ये भी इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करता है। तो इस इनहिबिटर की वजह से अगर डोरमेंसी है तो वो डोरमेंसी कहलाती है इनहिबिटर डोरमेंसी। थर्मोडोरमेंसी या इनहिबिटर डोरमेंसी, दोनों सूरतों में क्या होता है कि जिब्रेलिक एसिड अलोन इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ओवरकम डोरमेंसी। वैसे तो जिब्रेलिक एसिड का भी ये रोल है कि वो डोरमेंसी को ब्रेक करता है, लेकिन अगर थर्मोडोरमेंसी है या इनहिबिटर डोरमेंसी है तो उस सूरत में सिर्फ जिब्रेलिक एसिड जो है वो काफ़ी नहीं होता डोरमेंसी को ख़त्म करने के लिए। जिब्रेलिक एसिड के साथ साइटोकाइनिन भी अप्लाई करना पड़ता है, और साइटोकाइनिन क्या करता है कि उस इनहिबिटर की एक्टिविटी को अपोज करता है। मींस एब्सिसिक एसिड जहाँ पर आ गया तो वहाँ पर जिब्रेलिक एसिड अकेला जो है वो डोरमेंसी को ख़त्म नहीं कर सकता, उसके साथ साइटोकाइनिन चाहिए होता है। वो साइटोकाइनिन क्या करता है, उस इनहिबिटर या एब्सिसिक एसिड के इफ़ेक्ट को कम करता है, जिसकी वजह से जिब्रेलिक एसिड इसमें डोरमेंसी को ख़त्म कर सकता है। फिर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का आपको पता है, ये आप ऑक्सिन में भी इसका पढ़ चुके हैं कि एपिकल बर्ड जो बिल्कुल टिप पे होती है शूट की, वो तो डोमिनेंट रहती है, जबकि बाकी जो लेटरल बर्ड्स होती हैं वो इतनी ग्रो नहीं करती। फर्स्ट जो है वो एपिकल बर्ड ग्रो करती है, जिसकी वजह से शूट या स्टेम जो है वो लॉन्गिट्यूडनली या लेंथ वाइज ग्रो करती है। अब होता क्या है, उसमें हमने बात की थी कि एपिकल डोमिनेंस होती है ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, क्योंकि हमने कहा था कि शूट की एपिक्स पे ऑक्सिन जो है वो सिंथेसाइज होता है, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और ऑक्सिन क्योंकि एपिकल बर्ड में ज़्यादा होता है तो वो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, और एपिकल बर्ड जो है वो ग्रो होती है, डोमिनेंट होती है, जबकि लेटरल बर्ड्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ इनहिबिट होती है और वो डोरमेंट हो जाती हैं। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन अप्लाइड ऑन लेटरल बर्ड्स इज एबल टू रिलीज देम फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस वेदर इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल बर्ड और ड्यू टू अप्लाइड ऑक्सिन। जब साइटोकाइनिन को लेटरल बर्ड्स पे अप्लाई किया गया तो देखा गया कि वो प्लांट्स जो हैं वो लेटरल ग्रोथ शुरू कर देते हैं, मींस उनमें एपिकल डोमिनेंस ख़त्म हो जाती है। अब वो एपिकल डोमिनेंस चाहे उनमें एपिकल बर्ड की वजह से थी या उनमें टिप पे ऑक्सिन अप्लाई करने की वजह से थी, लेकिन जैसे ही लेटरल बर्ड्स पे साइटोकाइनिन अप्लाई किया गया तो वो जो एपिकल डोमिनेंस थी वो ख़त्म हो गई। This has been interpreted as an increase in indole acetic acid transport and mobilization of metabolites from the apical region to the point of application of cytokinin, which is supported by the striking influence of cytokinin on phloem transport. तो ये किस वजह से हो सकता है, ये इस वजह से हो सकता है कि जहाँ पर जिन लेटरल बर्ड्स पे साइटोकाइनिन अप्लाई किया गया है तो साइटोकाइनिन क्या करता है कि वो हमने जैसे भी बात की कि ये न्यूट्रिएंट्स की मोबिलाइजेशन करता है, तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स या कंटेंट्स होते हैं वो सारे मूव करके वहाँ आते हैं जहाँ साइटोकाइनिन मौजूद है। तो साइटोकाइनिन को जब हम लेटरल बर्ड्स पे अप्लाई करते हैं तो ये एपिक्स पे जो मौजूद ऑक्सिन है उसको भी मोबिलाइज़ करता है, और वो ऑक्सिन भी वहाँ आना शुरू कर देता है जहाँ साइटोकाइनिन मौजूद है। जब वो साइटोकाइनिन वाली जगह पे आएगा, मींस लेटरल बर्ड्स में ऑक्सिन आएगा, तो फिर वहाँ पे अपना इफ़ेक्ट शो करेगा कि वहाँ उनकी बर्ड्स को ग्रो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिखाया गया है एपिकल डोमिनेंस के, ये जो टिप वाली एपिक्स पे जो ये बर्ड है ये एक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इन द एपिक्स, और इस सूरत में ये जो लेटरल बर्ड्स हैं ये ग्रो नहीं कर रही, ये डॉर्मेंट हैं, क्योंकि एपिकल बर्ड में ऑक्सिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से एपिकल डोमिनेंस ये शो कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि ये जो लेटरल बर्ड्स हैं इनमें साइटोकाइनिन अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होता है कि हमने कहा कि जो फिर एपिकल बर्ड में जो ऑक्सिन है वो मूव करना शुरू कर देता है वहाँ जहाँ साइटोकाइनिन ज़्यादा है। साइटोकाइनिन हमने कहा कि कहाँ ज़्यादा है, हमने इन लेटरल बर्ड्स पे अप्लाई किया है, तो ऑक्सिन वहाँ मूव करेगा जहाँ साइटोकाइनिन अप्लाई किया है, और जब वहाँ वो मूव करेगा तो वहाँ जाके अपना वो इफ़ेक्ट शो करेगा कि उन बर्ड्स को वो ग्रो कराएगा। इट मीन्स कि साइटोकाइनिन क्या करता है, ये लेटरल बर्ड की डोरमेंसी को ख़त्म करता है और लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और एपिकल डोमिनेंस को ये ख़त्म करता है। रेजिस्टेंस टू एडवर्स फैक्टर्स।
एडवर्स फैक्टर्स या कोई भी स्ट्रेस कंडीशन अगर हो, प्लांट को कोई स्ट्रेस मिल रहा हो, जैसे कि हाई टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा या लो टेम्परेचर है, या कोई डिज़ीज़ के लिए कोई उसका पैरासाइट वगैरह मौजूद हैं, तो उस सूरत में ये प्लांट में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। Naturally occurring cytokinins have been implicated in host-parasite relationship infection by bacterium Corynebacterium faciens, which produces cytokinin like I6ADE leads to the fasciation disease symptoms in many plants। जैसे हमने अभी बात की कि ये प्लांट्स में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन या किसी भी डिज़ीज़ के लिए ये प्लांट को रेजिस्टेंट बनाता है ताकि वो कोई इन्फेक्शन उसमें ना हो सके। तो इस हवाले से एक बैक्टीरियम है कॉर्नीबैक्टीरियम फेसियन, जो कि साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करता है। साइटोकाइनिन की एक टाइप है I6ADA, ये प्रोड्यूस करता है। तो इट लीड्स टू द फेसिएशन डिजीज़ सिम्टम्स इन मैनी प्लांट्स। तो ये बैक्टीरियम जब इन्फेक्ट कराया जाता है, किसी प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन कराया जाता है इस बैक्टीरियम का, तो हमने कहा कि ये बैक्टीरियम क्या करता है, उस प्लांट में जाके इस साइटोकाइनिन की कंसनट्रेशन को बढ़ाता है। I6ADE जो कि साइटोकाइनिन है, ये उस प्लांट में बनना शुरू हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरियम। और फिर क्या करता है कि ये उस प्लांट में फेसिएशन डिजीज़ काज करता है, या उसमें फेसिएशन सिम्टम्स जो हैं उसमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ट्रीटमेंट विद साइटोकाइनिन में इंड्यूस अ सिमिलर पैथोजेनिक कंडीशन। अब फेसिएशन क्या है कि ये एक नॉर्मल फ्लावर दिखाया गया है और ये एक फेसिएटेड फ्लावर दिखाया गया है। कि जब हमने बात की कि उस प्लांट में जिसको हमने इन्फेक्ट कराया है बैक्टीरियम के साथ, ये जो कॉर्नीबैक्टीरियम फेसियन है, तो उसमें साइटोकाइनिन उसमें बनना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें फेसिएशन जो है उस प्लांट में इस तरह का इफ़ेक्ट जो है नज़र आना शुरू हो जाता है। वो किस लिए होता है कि जब किसी भी पैरासाइट से प्लांट को जब रेजिस्ट किया जाता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। प्लांट तो बच जाता है, रेजिस्टेंस शो करता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें सिम्टम्स इस तरह के शो होते हैं, जैसे कि ये फेसिएशन जो है ये शो करता है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को, कि इसमें प्लांट जो है वो रेजिस्ट तो कर गया है, सर्वाइव तो कर गया है, लेकिन उसमें इन्फेक्शन जो है वो हुआ है किसी पैरासाइट का जिसको इसने रेजिस्ट किया है। Stomatal movement. Cytokinin has a distinct action on the mechanism of stomatal movement, although the stomatal aperture in the isolated epidermal systems is not much influenced by cytokinins. Treatment of whole leaf with cytokinin has been reported to increase the stomatal aperture and thereby transpiration. अब इसका जो रोल है स्टोमेटल मूवमेंट के हवाले से, एक तो आइसोलेटेड एपिडर्मल सिस्टम्स, कि जब एपिडर्मिस रिमूव की जाए, लीव्स के ऊपर से एपिडर्मिस को रिमूव करके उस पे साइटोकाइनिन अप्लाई किया जाए, तो उस साइटोकाइनिन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल ओपनिंग पे। जब एक पूरे लीफ के ऊपर साइटोकाइनिन अप्लाई किया जाता है, तो उस सूरत में ये स्टोमेटल अपर्चर को इंक्रीज़ करता है या स्टोमेटा की ओपनिंग करता है। ठीक है, मींस सिर्फ एक एपिडर्मिस पे अगर हमने साइटोकाइनिन अप्लाई किया है तो उसमें वो स्टोमेटल ओपनिंग काज नहीं करता। होल लीफ के ऊपर, पूरे लीफ के ऊपर जब साइटोकाइनिन अप्लाई किया जाता है तो वो साइटोकाइनिन उस लीफ में स्टोमेटा की ओपनिंग करता है। अदर डेवलपमेंटल इफ़ेक्ट्स में क्या है कि इसके अलावा जो फर्दर इफ़ेक्ट्स ये शो करता है, उसमें इसका रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, कि साइटोकाइनिन अगर अप्लाई किया जाए तो वो उस प्लांट में एक तो इन्फ्लोरेसेंस के साइज़ को इंक्रीज़ करता है और दूसरा नंबर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को भी ये इंक्रीज़ करता है। साइटोकाइनिन हैज़ बीन shown to cause a male flowering plant to produce hermaphrodite plant flowers। उसके अलावा अगर मेल फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर साइटोकाइनिन अप्लाई किया जाए, मींस एक ऐसा प्लांट है जो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, अगर उस पर हम साइटोकाइनिन अप्लाई करते हैं तो वो मेल फ्लावरिंग प्लांट से कन्वर्ट हो जाता है इनटू hermaphrodite फ्लावर्स, कि वो hermaphrodite फ्लावर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। उसमें मेल एंड्रोशियम तो बन रहा होता है, लेकिन उसमें गाइनोशियम पहले नहीं बन रही थी वर्ल्ड, तो उसमें गाइनोशियम की वर्ल्ड भी बनना शुरू हो जाती है। Enhancement of fruit set and fruit size in grape varieties and induction of parthenocarpine fig have also been reported।
और उसके अलावा ग्रेप वैरायटीज़ में ग्रेप्स के जो फ्रूट सेट है और फ्रूट साइज़ के उसमें फल ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, ग्रेप्स ज़्यादा लगने लगते हैं अगर साइटोकाइनिन अप्लाई किया जाए। और उसके अलावा फ्रूट का साइज़, ग्रेप्स के साइज़ को भी ये इंक्रीज़ करता है। और उसके अलावा ये क्या करता है, ये इंडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पी इन फिग, फिग कहते हैं अंजीर को, तो अंजीर में ये पार्थिनोकार्पी काज करता है कि सीडलेस फिग जो है ये प्रोड्यूस करता है। और ये इसके कुछ और फर्दर डेवलपमेंटल इफ़ेक्ट्स थे मेजर इफ़ेक्ट्स के अलावा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।